हमारे इस चैनल प्रकर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम RS प्री 2018 जो 5 अगस्त 2018 को पेपर हुआ था उसके कुछ शुरुआती प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लीजिए कि निम्नलिखित में से किस स्थान से शासक मिनेंदर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इन विभिन्न स्थानों से सिक्के प्राप्त हुए हैं, पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है, लेकिन बैराठ जो कि जयपुर जिले में है वहाँ से मिनेंदर के ही विशिष्ट रूप से 16 सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा प्रश्न लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। गुर्जर प्रतिहारी एक्चुअली नाम है, राजपूतों का एक वंश है जो मध्यकाल या प्रारंभिक मध्यकाल में राजस्थान में जो है इसका काफ़ी बड़े भाग पे राज्य था। गुजरात में था, मालवा में था, मध्य प्रदेश में था। तो चूँकि ये गुजरात में इनका काफ़ी प्रभुत्व था, इसलिए इन राजपूतों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। ये गुर्जर जो शब्द है ये गुजरात को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा राजस्थान के भी मरुस्थलीय भाग के एक हिस्से को गुर्जर प्रदेश कहा जाता है, तो वो इसी कारण से कहा जाता है। आइए देखते हैं इनके कौन कौन से शासक थे और इनमें से कौन सा नहीं था। तो नागभट्ट एक परम प्रतापी शासक इनका था, महेंद्रपाल भी इनका एक शासक था, देवपाल भी इनका एक शासक था, पर भरत भट्ट जो है गुर्जर प्रतिहार वंशों का शासक नहीं था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा भरत भट्ट। विभिन्न जो है शासक हुए हैं इन गुर्जर प्रतिहार वंश में, जिनमें नागभट्ट प्रथम द्वितीय आप देख सकते हैं, महेंद्रपाल देख सकते हैं, मिहिर भोज एक बड़ा शासक, सबसे प्रतापी शासक हुआ इनका मिहिर भोज जो है सबसे प्रतापी शासक हुआ, आप याद रखें इसके नाम को। कक्कुक एक शासक हुआ था, वत्सराज, और इसके अलावा महीपाल, देवपाल, राज्यपाल, रामभद्र, बहुत से शासक इनके हुए हैं, पर भरत भट्ट का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। अगला देखिए, कुछ राजवंश हैं और उनकी राजधानियाँ पूछी गई है। तो बिल्कुल आप शुंगों की जो राजधानी है सबसे पहले याद रखें, शुंगों की राजधानी पाटलिपुत्र है। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग एक बड़ा शासक, प्रसिद्ध शासक हुआ है शुंग वंश में। सातवाहनों की जो राजधानी है वो पैठन या प्रतिष्ठान जिसे कहा जाता है आंध्र प्रदेश में, वो है। कदम्ब की जो राजधानी है, छोटा सा राजवंश कदम्ब भी है, उसकी राजधानी बनवासी है। इसके बाद जो है चंदेल शासकों की राजधानी जो है वो आपके मध्य प्रदेश में महोबा जो है राजधानी है। इस प्रकार से आप इसको जब मिलान करेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि उसका उत्तर 4 सही या एक उत्तर संख्या 1 सही निकलता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या जो 4 है, ये भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्न है। तो इसको हम जल्दी से देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है। सत्य कथन नहीं पूछा है, असत्य पूछा है। तो जल्दी से देखिए इसको कि श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखती थी और श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। तो ये सारी चीज़ें, श्रेणी जो है व्यापारियों और कारीगरों का प्राचीन भारत में संगठन हुआ करती थी और इसका कार्य वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत से संबंधित निर्णय भी करना होता था।
और अपने सदस्यों के आचरण पर कि ग्राहकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे, ये भी ध्यान रखती थी, किसी प्रकार की मिलावट ना करें। तो ये सारी चीज़ें सही है, लेकिन श्रेणी जो है उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत में भी विद्यमान थी, तो ये कथन गलत है, इसलिए इसका उत्तर हो गया 4। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? दीवाने अर्ज जो है सैन्य विभाग हुआ करता था सल्तनत काल में, और इसकी स्थापना जो है बलवन ने की थी, इसलिए सही उत्तर हो गया बलवन, और बाद में भी ये विभाग बना रहा। वरकरी संप्रदाय जो है, वरकरी संप्रदाय महाराष्ट्र का एक संप्रदाय है और इसको विट्ठल संप्रदाय भी कहते हैं। विट्ठल स्वामी का जो मंदिर है पंढरपुर में, वो इसकी प्रधान पीठ है। तो इसके बहुत से संत हुए हैं, जैसे संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत तुकाराम, ये सारे संत विट्ठल संप्रदाय से ही संबंधित है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? ये सत्य कथन, 2 कथन दिए हैं, इनको देखना है कि कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया, और दूसरा है 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग अस्वीकार कर दी। तो अब आप इसमें देखिएगा कि 1920 में नागपुर में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसके बाद कांग्रेस ने भाषाई आधार पर ही प्रांतीय समितियों का गठन किया था, और जो असहयोग आंदोलन था उसमें काफ़ी मदद मिली थी। भाषाई आधार पर प्रांतीय जो समितियां गठन की थी कांग्रेस ने, प्रांतों की, जैसे पीसीसी कहते हैं, वो भाषा के आधार पर गठित की थी। 1948 में देश आज़ाद होने के बाद आपको ध्यान में रखना होगा 2 आयोग बनाए गए, एक धर आयोग और दूसरा था जेवीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया की समिति। इन दोनों का उद्देश्य यही था कि जो है क्या प्रांतों का गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है क्या, लेकिन दोनों ने ही इनकार कर दिया। और फिर जब आंध्र प्रदेश अलग राज्य बनाने की मांग, मद्रास से अलग राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की मांग को लेकर श्री रामुलु नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता ने आमरण अनशन किया और उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो है फैजल अली आयोग, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है, का गठन किया गया, और उस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग स्वीकार कर ली। तो ये 1953 के बाद की बात है, इसलिए 48 में तो कम से कम इन दोनों समितियों ने मना कर दिया था। तो इस प्रकार से केवल कथन 1 सही है इसमें, और कथन 2 सही नहीं है, तो इसका उत्तर पहला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। माफ़ कीजिए, दूसरा भी सही है, तो इसका उत्तर चौथा हो जाएगा, क्योंकि यह तो स्वीकार कर लिया था और यह अस्वीकार कर दिया था, तो इसलिए दोनों कथन सही है, पहला और दूसरा। अगला देखिए, केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचन में कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो चुनाव हुए थे वो इसके जस्ट बाद वाले चुनाव, लेकिन 1935 के एक्ट से पहले के चुनाव आते हैं। तो 1923 का जो चुनाव है वो इसके अधीन हुआ था, 1926 का चुनाव एक और हुआ, वो भी इसके अधीन हुआ, और 1930 का चुनाव इसके अधीन हुआ। इसके बाद के चुनाव जो हुए वो 1935 के एक्ट के अधीन हुए। तो इसलिए इसमें हमारे इन 3 में से केवल ऑप्शन ए पड़ता है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा केवल ए सही है। आगे बढ़िए, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ये श्रीमन नारायण इसके लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? संविधान के संबंध में कथन पूछे हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये बिल्कुल ठीक है, वयस्क मताधिकार के ऊपर आधारित नहीं थी। यह सभी वयस्क लोगों को वोट देने का इसमें अधिकार नहीं था। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन परिणाम थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन
का भी इसमें नहीं था। ये बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी गलत है। ये बहुदलीय ही संरचना थी, क्योंकि इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सिख महासभा इत्यादि ने चुनाव में भाग लिया था और जो है सीटें जीती थी। ये कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, ये बिल्कुल ठीक है, समितियां बहुत सी थी। तो इस प्रकार से बी और सी तो आपके गलत हैं और ए और डी सही है। तो इसलिए इसका जो है उत्तर हो जाएगा पहला, ए और डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो सही कालक्रम हमें बताना है। तो आप देखें कि लखनऊ समझौता जो हुआ वो दिसंबर 1916 में हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। स्वराज्य दल की स्थापना 1923 में हुई, ये याद रखें। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको ध्यान ही होगा, 13/4/1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु है वो 1920 में हुई थी, अगस्त 1920 में। तो ये 1 अगस्त 1920 को मृत्यु बाल गंगाधर तिलक की हुई थी। अब इनको आप जब क्रम में जमाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका उत्तर आता है 3, यानी सबसे पहले 1916 आ ही जाएगा, उसके बाद आएगा आपका जो है 3 नंबर जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद आ जाएगा आपका 1920 गंगाधर तिलक की मृत्यु, और फिर सबसे अंत में 1923 यानी स्वराज्य दल की स्थापना। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर 3 रहेगा। चलिए 12वां प्रश्न देख रहे हैं। कुछ ये संगठनों के नाम हैं, तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुछ संस्था और इसके संस्थापक या प्रवर्तक। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जी.के. गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा ही स्थापित है। सोशल सर्विस लीग यानी SSL M.N. जोशी की NM जोशी द्वारा स्थापित है, इसमें भी दिक्कत नहीं है। सेवा समिति हरि कुंजरू द्वारा स्थापित है। लेकिन सोशल रिफॉर्म्स एसोसिएशन जो है वो केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित है, तो इसलिए ये सुमेलित नहीं है, ये गलत हो गया। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, हार्डिंग बम कांड में मास्टर अमीर चंद्र शामिल थे, भाई बालमुकुंद शामिल थे, अवध बिहारी शामिल थे, एक दीनानाथ करके भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा सबसे बड़े जो है रास बिहारी बोस इसमें शामिल थे, बसंत कुमार, हनुमंत साय, बलराज, ये सब शामिल थे। लेकिन भगवती चरण शर्मा इसमें शामिल नहीं थे। एक्चुअली भगवती चरण शर्मा जो है भगत सिंह के साथी थे, और भगत सिंह के जब भगत सिंह को सज़ा हो गई थी लाहौर षड्यंत्र केस में, तो उस समय उनको बाहर निकालने के लिए ये प्रयास कर रहे थे और कुछ बम बनाए गए थे। बम का परीक्षण करते समय ही इनकी मृत्यु हो गई, तो इसलिए भगवती चरण बोहरा इसमें शामिल नहीं थे, बाकी सभी शामिल थे। हार्डिंग बम कांड जो है ये 23 दिसंबर 1912, ये भी याद रखें आप, 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में हुआ था। और इसमें जो है लॉर्ड हार्डिंग जो उस समय के वाइसराय थे, उनकी वाहन पर बम फेंका गया था, लेकिन हार्डिंग उसमें बच गया और इस वजह से ये षड्यंत्र केस चला और इसमें इन लोगों को फांसी हुई। इसके बाद आता है गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थता की भूमिका की थी। गांधी इरविन समझौता जो हुआ 1931 में, 5 मार्च, ये याद रखें इसकी तारीख आप, 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, और इसी के कारण जो है फिर कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया। और तेज बहादुर सप्रू एक वकील थे, और तेज बहादुर सप्रू वकील और स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक थे। इन्होंने ही मध्यस्थता की थी गांधी इरविन समझौते के बारे में। आगे देखिए 15वां जो प्रश्न है मंदिर स्थापत्य कला के बारे में है, और मंदिर स्थापत्य कला
तीन प्रकार की है, द्रविड़, नागर और बैसर। ये आप याद रखें। द्रविड़ जो है दक्षिण भारत की है, नागर उत्तर भारत के मंदिरों की स्थापत्य कला है, और बैसर जो है इन दोनों का मिक्सचर है। तो स्वतंत्र आधार यानी चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव काल गुप्त काल में माना जाता है। ये बिल्कुल जो है ठीक कथन है। गुप्त काल में ही जो है हमें मंदिर प्राप्त होते हैं। जो अभी के जो मंदिर आप देख रहे हैं, यानी बिल्कुल जो ठीक ठाक अवस्था में जो मंदिर हैं वो गुप्त काल से ही हमें बेसिकली प्राप्त होते हैं। लाडखा जो एक प्रारंभिक मंदिर है, चालुक्यों से संबंधित है। ये भी याद रखें, लाडखा जो है चालुक्य कला के मंदिर बने हैं। खजुराहो के जो मंदिर हैं उनकी विशेषता है कि ये समस्त आंतरिक और बाह्य खंड जुड़े हुए हैं आपस में, एक चट्टान के साथ एक ही चट्टान पे ये होने की वजह से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और कांची का कैलाश नाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार है। ये थोड़ा गलत है एक्चुअली। कांची के जो कैलाश मंदिर है उससे पहले ही मामल्लपुरम के आप मंदिर देखेंगे तो वो द्रविड़ कला के ही उदाहरण है और वो उससे पुराने, इसलिए ये आपका ठीक नहीं है। चौथा, और केवल 1, 2 और 3 ही इसमें ठीक है, चौथा ठीक नहीं होने की वजह से इसका उत्तर होगा 4, 1, 2 और 3 सही। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। सिंपल प्रश्न है, भाषा थोड़ी ऐसी बना दी है कि भारत के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी आयु कितनी होगी ये तय करेगा संसद। और ये प्रावधान कब किया गया? तो ये प्रावधान जो है आपके 15वें संविधान संशोधन जो कि 1963 में हुआ था में किया गया, और इससे संसद को अधिकार दिया गया। उसी समय उच्च न्यायालयों में पहले 60 साल ही होती थी अधिकतम आयु, उसको 62 किया गया। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की 60 से 62 भी किया गया, और आगे आयु निर्धारण का अधिकार पूरा संसद को दे दिया गया। अगला देखिए, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णय। ये 4 जो केस हैं इनका कालक्रम देखना है कि कौन सा केस कब हुआ। तो ये देखिए, गोपालन जो विवाद है, सबसे पहले मूल अधिकारों से संबंधित गोपालन विवाद है, 1950 का ये विवाद है, ध्यान रखें आप। गोलकनाथ जो केशवानंद भारती विवाद है ये 1973 का है। गोलकनाथ ये आपके ये मिनर्वा मिल्स जो विवाद है, मिनर्वा मिल्स सबसे बाद का विवाद है, 1980 का विवाद है ये इनफैक्ट। और ये जो केशवानंद भारती है ये 73 का है। और माफ़ कीजिए, ये गोलकनाथ जो विवाद है ये 1900, हाँ, गोपालन जो विवाद है ये 1950 का है, और थोड़ा सा गलत हो गया। और गोलकनाथ जो विवाद है ये 1967 का है। तो गोपालन विवाद जो मद्रास हाई कोर्ट का है, मद्रास राज्य का, वहाँ से ये स्टार्ट होता है। तो 1950 में गोपालन, 1967 में गोलकनाथ पंजाब का, और 1973 में केरल का केशवानंद भारती, और भारत संघ बनाम मिनर्वा मिल्स 1980 का ये विवाद है। तो जब आप इनको क्रम से जमाएंगे तो प्रश्न संख्या 17 में आपका जो उत्तर होगा वो होगा 3, यानी डी सबसे पहले आएगा और सी सबसे अंत में। तो आप इसको क्रम से जमा के देखें। निम्न में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है वो 1976 की समिति है, और इसी के आधार पर आपको ध्यान होगा संविधान में अनुच्छेद 51 के जोड़ा गया था, 51A। और 51A में आपको पता है मौलिक कर्तव्य है, जो मूल रूप से 10 थे लेकिन अब उनको 11 हो गए हैं मौलिक कर्तव्य। तो इसमें जो सदस्य थे वो AR अंतुले भी थे,
SS रे भी थे, CM स्टीफन भी थे, लेकिन हरिदेव जोशी इसमें सदस्य नहीं थे। तो केवल सदस्य आपके आएंगे A, B और D। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश के लिए विनिमय यानी नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 240 एक जो है, अनुच्छेद 240 एक संविधान का, वो राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो इन केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में नियम कानून बनाए। लेकिन इस अनुच्छेद में अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सब आर्टिकल का प्रावधान किया गया है। तो इसमें आप देखिएगा, अनुच्छेद 240 एक तो सभी में दे रखा है, के खे गे या ABCDE आप देखेंगे तो ए जो है पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए है। उसके बाद आप देखें कि बी या खे जो है वो लक्षद्वीप के लिए है, ये भी ठीक है। और सी जो है वो दादरा नगर हवेली के लिए है और डी दमन द्वीप के लिए है। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया गया है 26 जनवरी 2020 से। यानी पहले केंद्र शासित प्रदेश थे 7, फिर जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 बने 9, और अब दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया गया है। तो इस वजह से ये केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हमारे देश में अभी 8 ही है। तो सी जो है पांडिचेरी या पुदुचेरी के लिए नहीं है, बल्कि जो है दादरा नगर हवेली के लिए मूल प्रावधान था। पांडिचेरी के लिए जो अनुच्छेद है वो है 240E। 240E में जो है पांडिचेरी के लिए विनिमय बनाने की शक्ति है। और पांडिचेरी के लिए विनिमय तब बनाएगा राष्ट्रपति जब वहाँ की जो विधानसभा है वो एक्टिव न हो, विधानसभा भंग हो, विधानसभा कार्य न कर रही हो, तब बनाएगा, अन्यथा नहीं। चलिए 20वां प्रश्न हम देखते हैं। तो इस प्रकार से ये सुमेलित नहीं है, आपने देख लिया पांडिचेरी वाला। पांडिचेरी 240 एक ई में प्रावधान किए गए हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा ये घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा खतरा है। ये कुल मिला के इमरजेंसी पूछी गई है, जो लंबा चौड़ा प्रश्न बना दिया गया है। इमरजेंसी पूछी गई है जो हमारे तीसरी जो इमरजेंसी लगी थी और आंतरिक अशांति के नाम पे लगी थी, और वो आप तारीख हमेशा याद रखें 25 जून 1975। उस समय जो है प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और फ़खरुद्दीन जो है राष्ट्रपति थे उस समय, इसलिए ये इमरजेंसी लगी थी। अगला प्रश्न ले लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। भारत का राष्ट्रपति, ध्यान रखिए, संसद में 2 बार अभिभाषण देता है। 2 बार ऐसे कि एक तो लोकसभा का जो चुनाव होता है उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा का जो सत्र होता है और एक साथ बुलाया जाता है। ये संयुक्त सत्र नहीं है, संयुक्त सत्र अलग चीज़ है, इसलिए ये पहला, दूसरा, तीसरा ये सब गलत है। एक साथ बुलाया गया यानी एक साथ समवेत, एक साथ सत्र बुलाया जाता है, यानी दोनों जो सदनों के सदस्य हैं एक साथ बैठते हैं और उस समय जो है ये अभिभाषण देता है। एक दूसरा अभिभाषण देता है वो प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में देता है। तो 2 प्रकार से देता है, लोकसभा निर्वाचन के जस्ट बाद और प्रत्येक सत्र के पहले। तो ये समवेत शब्द है, एक साथ बुलाए गए, तो इसलिए इसको ध्यान रखें। संयुक्त सत्र अलग है, संयुक्त सत्र जो है उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं होता है। चलिए अगला हम ले लेते हैं, लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत 377 जो नियम है, नियम 377,
उसके अंतर्गत लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में कितने मुद्दे उठाए जा सकते हैं। इनकी संख्या 20 है, अधिकतम 20 मुद्दे एक दिन में उठाए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। वित्तीय समितियां देखिए भारतीय संसद की 3 है। एक तो है प्राक्कलन समिति जो बजट अनुमानों के बारे में अपने सुझाव देती है। एक लोक लेखा समिति है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सबसे महत्वपूर्ण यही है। और तीसरी है लोक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम जो हमारे हैं उनके लिए लोक लेखा समिति जैसी ही है ये। तो ये 3 समितियां ही संसद की वित्तीय समितियां हैं। सांसदों के वेतन भत्तों की समिति वित्तीय समिति नहीं है। तो इस प्रकार से ABC आपका राइट आंसर होगा 3। आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे हम CAG कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो लेखों का परीक्षण करता है, राज्यों का भी और केंद्र का भी ध्यान रखना है। केंद्र के लेखों का अंकेक्षण करता है, लेकिन राज्य के लेखे भी वही रखता है और अंकेक्षण भी वही करता है। उसको अनुच्छेद 148 में प्रावधान दिया गया है, ध्यान रखें आप, अनुच्छेद 148। और उसको हटाने का तरीका ठीक वैसा ही है जैसा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है, यानी संसद में महाभियोग लाकर ही उसको हटाया जा सकता है, यद्यपि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये ध्यान रखें, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, यानी जैसे इसको महाभियोग से हटाते हैं वैसे इसको हटाएंगे। अगला प्रश्न ले लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई है। ये बिल्कुल सरल प्रश्न है। केंद्रीय सतर्कता आयोग संथानम समिति जो है, संथानम समिति 1964 में नियुक्त की गई थी, ये याद रखें आप, ये बड़ी महत्वपूर्ण समिति है। और इसी समिति का जो कार्य था, इसका कार्य था कि भ्रष्टाचार जो है केंद्र सरकार के विभागों में, मंत्रालयों में, उपक्रमों में जो भ्रष्टाचार है उसको कैसे रोका जाए, उस पर सुझाव देने के लिए ये समिति बनाई थी। और इस समिति ने ही CBC के गठन की जो है अनुशंसा की थी, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया जाए। ये केंद्र सरकार के उपक्रमों में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है। आगे बढ़ते हैं। जनहित याचिका, नाम आते ही आप ओरिजिन रखें, संयुक्त राज्य अमेरिका। जनहित याचिका का जन्म USA से ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है। यानी सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, RTI जिसे आप कहते हैं, RTI का जो उद्देशिका है, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, उसमें कौन कौन से शब्द है। तो सूचना की पारदर्शिता उसमें एक शब्द है, सूचना प्रकट करना, सूचना बताना, ये शब्द है। नागरिक को इन्फॉर्म्ड रखना भी शब्द है, कि नागरिक जो है इन्फॉर्म्ड, संसूचित होना चाहिए। और लोकतांत्रिक आदर्श की स्थापना करना भी एक बड़ा उसमें शब्द है। तो इस प्रकार चारों ही शब्द हैं, अतः इसका उत्तर हो गया 4 ABCD। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसमें कुछ पुस्तकें हैं, आप इन पुस्तकों को देखें। प्रश्न संख्या 28 में कुछ पुस्तकों का उल्लेख किया गया है। ये पुस्तकें अलग अलग पुस्तकें हैं, आप इनको सुमेलित करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या, सबसे पहली जो किताब है वो है अतुल कोहली, इनकी कौन सी किताब है। इसके बाद ग्रेविन ऑस्टिन की, फिर पेंड्रेल मून की और एलन की। तो इसमें आप देखेंगे कि प्रश्न का जो सही उत्तर बनता है वो बनता है 3। यानी सबसे पहली जो किताब है वो आप देखिए, इसमें पहले के दो बनती है। ये किताबों के नाम अब पूछे जाते हैं, आप इसको थोड़ा सा देख लें। पहले के 2 यानी द सक्सेस ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेसी इसकी, और उसके बाद आपके दूसरे की चौथी किताब बनती है ग्रेनविल ऑस्टिन की, ये किताब वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये किताब बनती है। फिर आपके पेंड्रेल मूने की जो किताब है
वो बनती है आपके 1 नंबर यानी डिवाइड एंड क्विट, और उसके बाद एलन ग्लैडवेल की जो किताब है वो है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से ये आप करेंगे तो इसका उत्तर आपके प्राप्त होगा 3 नंबर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो विधानसभा पारित कर सकती है, उसको अस्वीकार कर सकती है या उसमें संशोधन। बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए अनुच्छेद 368 जो है वो संविधान संशोधन की बात करता है। अनुच्छेद 368 में 2 विधियां, कुल मिला के 3 है संविधान संशोधन की, पर 68 में 2 विधियां। एक विधि तो है कि संसद का विशेष बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाए तो वो जो है संविधान संशोधन हो जाता है, और दूसरा है कि संसद का विशेष बहुमत तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ कम से कम आधे राज्यों की जो विधायिका है वो भी उसको पारित करे। तो जब आधे राज्यों की विधायिकाओं के पास भेजा जाता है तो ध्यान रखिए संविधान संशोधन, ये याद रखिए हमेशा कि संविधान संशोधन जो है वो केवल और केवल संसद का विशेष अधिकार है। उसमें जो है राज्यों की विधानसभाओं को किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार नहीं है। तो जब संशोधन करने का अधिकार नहीं है तो जो संसद से पारित प्रस्ताव उनके पास आता है समर्थन के लिए तो उसमें भी किसी प्रकार की वो छेड़छाड़ नहीं कर सकती। इसलिए सी नहीं होगा, ए और बी ही करेक्ट है। या तो वो उस प्रस्ताव को जो संसद ने पारित करके राज्यों को भेजा है उसको पारित कर दे या फिर अस्वीकार कर दे, बात ख़त्म। लेकिन उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन वो नहीं कर सकती है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है, केवल उसको पारित कर सकती है। तो परिवर्तन नहीं कर सकती है ये लिखा है, इसलिए ये भी सही है। कुल मिला के इसमें तीनों सही है, ए, बी और सी। यानी पारित करे, अस्वीकार करे, लेकिन परिवर्तन नहीं करे। यदि इसमें होता परिवर्तन कर सकती है तो ये गलत हो जाता। अगला प्रश्न है भूगोल से संबंधित, भारत का भूगोल है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? आप जानते हैं भारत के 2 घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट में जो अवस्थित नहीं है यानी जो पश्चिमी घाट में है, तो आप देख सकते हैं गलीकोंडा ये आंध्र प्रदेश में है, मादुगुल कोंडा भी आंध्र प्रदेश में है, सिक्राम गट्टा शायद उड़ीसा में है, लेकिन सलेहर महाराष्ट्र में है। तो इस प्रकार से ये महाराष्ट्र में है यानी ये पश्चिमी घाट में है, और ये तीनों ही 1, 3 और 4 पूर्वी घाट में है। कुछ ये कृषियाँ पूछी गई है, झूमिंग कृषि जिसे कहते हैं, स्थानांतरण कृषि, जो कि वनों को काट कर फिर की जाती है, और ये आदिवासी कृषियाँ हैं। तो इनमें कौन सी किस नाम से पुकारी जाती है? तो पोंडू कृषि उड़ीसा में ठीक है, लेकिन माशा जो है हिमाचल प्रदेश न होके मध्य प्रदेश की कृषि है। पोनम केरल में ठीक है और झूम असम में ठीक है। तो इसलिए माशा हिमाचल प्रदेश के स्थान पे मध्य प्रदेश होना चाहिए। अगला बढ़ते हैं प्रश्न। कुछ ये हमारे जो संरक्षित क्षेत्र हैं, राष्ट्रीय पार्क, अभयारण्य हैं, इनकी संख्या पूछी गई है। तो आप देखें इसमें कि किसकी कितनी संख्या है। तो आप देख सकते हैं जो सामुदायिक रिजर्व, ये भी 2018 में पूछी गई थी। सामुदायिक रिजर्व 46 है, ध्यान रखें ये 46 है। आपके कंजर्वेशन जो रिजर्व हैं इनकी संख्या 76 है, 76 है ये वाली। और राष्ट्रीय पार्क जो हैं हमारे 100 से अधिक हैं यानी 103 हैं, और ये 500 से अधिक हैं वन्यजीव अभ्यारण्य यानी 544। तो जब आप इनको मिलाएंगे तो आपको इसमें जो आंसर प्राप्त होगा वो होगा 1 नंबर। तो ये आपका 1 नंबर आंसर इसमें हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशा का उदाहरण है? देखिए सेल्यूलोजी रेशा वो होता है जो प्राकृतिक जो पौधे हैं उनसे प्राप्त किया जाता है रेशा,
उससे, जैसे जूट प्राकृतिक होता है, रेयन और लिनन भी प्राकृतिक होता है। नायलॉन कृत्रिम रूप से तैयार किया गया रेशा है, इसलिए इसमें सेल्यूलोज नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं 34वां। कुछ पर्वत चोटियाँ दी गई है और देश दिए गए हैं कि कौन सी पर्वत चोटी किस देश में है। तो एल्ब्रुस जो है वो रूस में है, आप ध्यान रखें, एल्ब्रुस पर्वत चोटी रूस में है। इसके बाद किलिमंजारो जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप का देश आप देख सकते हैं तंजानिया, उसमें है। माउंट कुक न्यूजीलैंड की पर्वत चोटी है और मैकिनले जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की पर्वत चोटी है। तो इनको जब आप मिलाएंगे तो आपको प्राप्त होगा पहले में चौथा और ये फिर तीसरा। इस प्रकार से ये तीसरा उत्तर आपको इसमें मिल जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। रूर औद्योगिक क्षेत्र है ये इधर, और देश है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। रूर जो है जर्मनी में है। दक्षिणी न्यू इंग्लैंड ये जो है ये यूएसए में है, अमेरिका में है, इसमें नहीं है। यूनाइटेड किंगडम यूके या ब्रिटेन में नहीं है। पो घाटी जो है इटली में है, बिल्कुल ठीक है। और क्वांटो मैदान जापान में है, तो इसलिए आपका उत्तर हो गया दूसरा। फिर ये कुछ नहरें हैं और नहरों का कौन सी नहर किसको जोड़ती है ये पूछा गया है। तो आप ध्यान रखें कि कील नहर जो है वो बाल्टिक सागर को एल्ब एस्चुरी से जोड़ती है। ये पहला हो गया आपका, बाल्टिक सागर से, यूरोप की नहर है ये। सू जो नहर है, सू नहर आपके लेक सुपीरियर और लेक ह्यूरन अमेरिका की जो झीलें हैं उनको जोड़ती है। इसी प्रकार से आगे की आपकी आ गई है, तो इसमें पहले में तो हो गया आपका सेकंड और दूसरे में हो गया आपका 4। और इसी प्रकार से पानामा जो नहर है, पानामा नहर आप जानते हैं अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, तो इसका उत्तर 3 हो गया। और उसके बाद स्वेज नहर है आगे, स्वेज नहर, तो स्वेज नहर जो है ये स्वेज नहर जो जोड़ती है, ये यहाँ स्वेज नहर लिखा है, स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1 आपका इसका उत्तर होगा, ये पहला इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, किसे जीएसटी यानी वस्तु सेवा कर के दायरे में रखा गया है। तो वस्तु सेवा कर के दायरे में देखिए, मानवीय उपभोग के लिए शराब नहीं है, यानी इस पे वैट ही लगता है अभी भी। विद्युत के ऊपर भी वैट ही लगता है, और वैट या विद्युत कर जो भी कहें आप। पेट्रोलियम उत्पाद पे भी वैट लगता है, लेकिन घी पर जीएसटी लगता है। जीएसटी में केंद्र और राज्यों का हिस्सा होता है, और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया है। ये जीएसटी में नहीं है। शराब मानवीय उपभोग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है। घी पर जीएसटी लगता है। निम्न में से किसने भारत में वर्ष 2016 से 2021 के लिए ±2% के सहनीय स्तर के साथ 4% मुद्रास्फीति का लक्ष्य रखा। मुद्रास्फीति के ऐसे लक्ष्य सरकार ही रखती है। ये 16 से 21 के लिए कि मुद्रास्फीति यानी महंगाई 4% से ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, ये भारत सरकार ने तय किया था। ±2% भी हो सकता है इसमें, यानी 6 तक भी जाए या 2 तक भी जाए, इससे तो 2 से 6 के बीच में ये रहनी चाहिए। 2016-17 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के इक्विटी अंतर प्रवाह में योगदान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा। देखिए, पहले तो आप समझें 2 प्रकार के निवेश होते हैं, एक तो होता है एफडीआई और एक होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो निवेश जो होता है, एफडीआई निवेश वो निवेश होता है जो सीधा किसी संस्था में किया जाता है, और पोर्टफोलियो निवेश ऐसा निवेश है जो पहले से ही विद्यमान कोई संस्था है उसके शेयर में किया जाता है। शेयर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक इक्विटी शेयर होते हैं और एक प्रेफरेंस शेयर होते हैं। इक्विटी शेयर पर लाभांश पहले से कितना लाभ मिलेगा ये तय नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर पर पहले से लाभ तय होता है। तो देखिए 2 प्रकार के निवेश हैं,
पर एफडीआई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसका भी इक्विटी शेयर, उसमें सबसे ज़्यादा जो निवेश हमारे को प्राप्त होता है वो मॉरिशस से प्राप्त होता है। चलिए अगला देखते हैं, कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया में पुनर्संरचना क्यों करती है। पुनर्संरचना का अर्थ समझे आप पहले तो। पुनर्संरचना का अर्थ है कि एक कंपनी अपने को रिकंस्ट्रक्ट करती है, वापस ढंग से कंस्ट्रक्शन होता है, संपत्तियां और दायित्व का लेन देन होता है, या फिर दो कंपनियां हो सकती है जो मिल जाए, उसे अमलगमेशन कहते हैं। तो इस प्रकार क्यों करती है कंपनियां, दो कंपनियां मिल रही है या एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीद रही है, क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखिए, फ़ायदा पहला तो होता है कि बढ़ती हुई जो मांग है उसको पूरा किया जा सके, इसलिए यह सही है। फिर है कि जब दो मिलते हैं तो उसका प्रभाव ये होगा कि लागत यानी बनाने की जो आपकी कॉस्ट है वो कम होगी, उसमें जो आईटी है, सूचना प्रौद्योगिकी, उसका भी लाभ उठाया जा सकता है। फिर है अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापी उदारीकरण के परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है। ये भी ठीक है कि अर्थव्यवस्था जिस गति से बढ़ रही है, परिवर्तन हो रहे हैं, उसके साथ मिलान किया जा सके। तो इस प्रकार ये सभी इसमें सही है और इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा चौथा। भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है। अब संगठित मुद्रा बाजार यानी मुद्रा का लेन देन, मुद्रा बाजार, तो उसमें सबसे अस्थिर भाग है याचना। याचना का अर्थ है मांग। मांग मुद्रा बाजार, ये मांग मुद्रा बाजार ऐसा होता है कि इसमें 1 से 14 दिन के बीच बीच के सौदे होते हैं, यानी सबसे कम अवधि के ये सौदे होते हैं, इसलिए ये सबसे अस्थिर भाग माना जाता है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता। देखिए, बजट के दो भाग होते हैं, एक राजस्व खाता होता है या आयगत खाता होता है, और दूसरा होता है पूंजीगत। तो कुछ आय रेवेन्यू संबंधी मदें जो होती है वो राजस्व खाते में डाली जाती है, कुछ मदें जो होती है पूंजी खाते में डाली जाती है। पूंजी खाते में वो मदें आती हैं जो स्थायी प्रकृति की होती है, जिनसे किसी प्रकार की संपत्ति का निर्माण से संबंध होता है। तो आप इसमें देखेंगे बचतें एक ऐसा है जो हमेशा पूंजी खाते में जाएगी, अल्प बचतें हों चाहे दीर्घकालीन बचतें हों, लेकिन जैसे ब्याज है ये आयगत मद है, टैक्स की प्राप्तियाँ बिल्कुल आयगत मद है, राजस्व में जाएगा। सरकारी विभागों से जो लाभांश जो मिलता है यानी सरकारी उपक्रमों को जो लाभ होता है उसमें सरकार का हिस्सा, वो भी आयगत है। तो ये ऐसे हैं जो साल भर इनका इम्पैक्ट रहता है, लेकिन पूंजीगत मद ऐसी है जो 1 साल से अधिक, 5 साल, 10 साल, 15 साल इम्पैक्ट उसका रहता है। जैसे एक नई सड़क बनाई, रेलवे लाइन बनाई, तो ये पूंजीगत मद है, ठीक है, लेकिन रेलवे को चलाने का खर्चा राजस्व मद में आता है। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो गई है अब, क्योंकि नीति आयोग आता है और वो नीतियां बनाता है, योजना आयोग समाप्त हो गया है। तो उसका एक स्लोगन क्या था, जो नारा था वो था कि ये तीसरा देखिए आप, अधिक तेज और ज़्यादा समावेशीय विकास। अब समावेशीय विकास क्या होता है, ये हमारे कोर्स में आ रहा है इसके, समावेशीय इंक्लूजन। इसका मतलब होता है कि विकास इस ढंग से किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो आम जनता है उसकी विकास में भागीदारी हो, उसको विकास का लाभ मिले। अगला प्रश्न देखिए, समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्फीति होती है। मजदूरी में वृद्धि के कारण ये कारण दिया गया है। कथन और कारण के प्रश्न आते रहते हैं। तो देखिए, स्फीति यानी महंगाई बढ़ना, आप सिंपल समझिए, अर्थशास्त्र की भाषा में न जाए। स्फीति दो प्रकार की होती है, महंगाई दो कारणों से बढ़ती है, या तो लागत बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ जाएगी या फिर मांग बढ़ने से। तो एक तो होती है मांग प्रेरित और एक होती है लागत प्रेरित, ये दो प्रकार की महंगाई होती है। अब लागत क्यों बढ़ती है, लागत इसलिए बढ़ती है, लागत का मतलब है बनाने का खर्चा। बनाने के खर्चे का एक बड़ा भाग होता है मजदूरी। तो जब मजदूरी बढ़ेगी तो लागत भी बढ़ जाएगी, और लागत बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो सिंपल है बिल्कुल, कथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है और सही स्पष्ट भी ये इसको कर रहा है, तो इसलिए पहला इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और लेते हैं। जो प्रश्न है कि ये 1 मिनट में इनको थोड़ा सा हटा दूं ताकि जगह हो जाए।
चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें। हमेशा टीवी रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणें इस्तेमाल होती हैं। चलिए, परा उच्च आवृत्ति की तरंगे यानी UHF की जो तरंगे होती है, देखिए उच्च आवृत्ति की कोई भी तरंगे हो उसके लिए खुली जो है जगह चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं चाहिए, और वो चीज़ आपको अंतरिक्ष में ही प्राप्त हो सकती है, इसलिए इसका उत्तर 3 हो जाएगा। कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है। मशीनी भाषा जो है बुलिये बीजगणित पर आधारित है, और ये आपको मैं बता दूं कि जॉर्ज बुलिये द्वारा विकसित है, उन्हीं के नाम पर इसको बुलिये बीजगणित कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ताम्र प्रदूषण यानी तांबे को प्रदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तांबे को जंग से बचाने के लिए हमेशा उसके ऊपर टिन या रांगे की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है जैव विविधता से संबंधित बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के मापन के लिए 3 सूचकांक प्रयोग होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ये याद रखें। एक क्षेत्र विशेष में आपको संख्या मापन करना है तो उसके लिए अल्फा है, यही प्रश्न में पूछा गया है कि समुदाय में माध्य प्रजाति विविधता अल्फा से ही प्राप्त होगी आपको। बीटा जो है वो जो है आपको एक क्षेत्र विशेष का ही है, लेकिन क्षेत्र विशेष में कितने प्रकार की जातियां हैं, प्रजातियां हैं, उनकी गणना करेगा। और गामा जो है ये विभिन्न क्षेत्रों में प्रजातियों की गणना करेगा। इसलिए अल्फा एक क्षेत्र में एक प्रजाति की जो है संख्या आपको ज्ञात करनी हो, माध्य संख्या, तो वो अल्फा से ज्ञात होगी। एक प्रजाति में आपको एक क्षेत्र में आपको विभिन्न प्रजातियों की संरचना, ताकि पलायन का पता लगाया जा सके कि किसका तो पलायन हुआ और कौन बच गया। और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न एक ही प्रकार के क्षेत्र होने चाहिए, लेकिन विभिन्न जगहों पर है, तो ये बड़ा लार्ज स्केल पर होने वाला है, तो ये गामा के माध्यम से पता किया जाता है। अल्फ़ा, बीटा, गामा 3, ये याद रखें हमेशा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि एक तरफ तो कुछ जो है खाने की चीज़ें दी गई है, और दूसरी तरफ ये पूछा गया है कि उनमें कौन से प्रकार की शुगर होती है, तो ये इसको मेल करवाना है। तो देखिए, द्राक्षा यानी जिसे आप दाग कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उसमें हमेशा ग्लूकोज होता है, तो ये 4 नंबर आएगा पहले पे, ये पहले पे 4। उसके बाद जो फल होते हैं, फल में फ्रक्टोज नाम की शर्करा हमेशा होती है, तो ये फल के लिए आएगा आपका 1 फ्रक्टोज। इसके बाद दुग्ध जो होता है, दुग्ध में आप लैक्टोमीटर से मापते हैं, और बिल्कुल क्लियर पकड़ लें इसको, लैक्टोज इसमें जो है शर्करा होती है। चीनी नाम से स्पष्ट है। शुगर में सुक्रोज होता है, यानी 2 नंबर। और एक स्टीविया एक पौधा है ये, और स्टीविया में जो है ये चीनी से करीबन 200 से 300 गुना मीठा होता है, लेकिन इससे ग्लूकोज नहीं बढ़ती है। तो बीमारियों में जैसे बीपी, शुगर इत्यादि जो बीमारियां हैं, उनमें ये काम में लिया जाता है। तो ये प्राकृतिक स्वीटनर है, प्राकृतिक रूप से मीठा है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 3। तो आप देख सकते हैं 4, 1, 5 और 2 और 3, उत्तर आपका हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने इन 50 प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया, और ये उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी से कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों पर विचार करेंगे। 51 से आगे के प्रश्न हम लेंगे, और इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।